चलिए जल्दी से सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। जल्दी से सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। और बहुत कम बच्चों, मतलब बहुत कम तो नहीं, अराउंड 50% बच्चों ने अपने होमवर्क मुझे भेजा। तो सबने क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं आया सबका होमवर्क? रिचुअल आपका नहीं आया, क्यों नहीं किया आपने होमवर्क? यश वीडियो ऑन करिए। भावना का तो आया था, तनिषी का, भव्या का भी आ गया था। हार्दिक सिंगल का नहीं, हाँ सिंगल का भी नहीं आया ना? क्यों नहीं किया भाई? सर भेजा था। भेजा था। हार्दिक भी दूसरे वाले का नहीं आया था। तो मानिए कितनी देर लगी थी आपको होमवर्क करने में? सर 10 मिनट्स, पूरा 5 to 10 मिनट्स। चलो, क्योंकि आपने कम भी किया था, ठीक है। पहली बात तो होमवर्क क्या था? होमवर्क में आपको 3 बार डेफिनेशन लिखनी थी और हेडिंग्स भी 3 बार लिखनी थी। बहुत कम बच्चों ने 3 बार, 2 बार लिखनी थी हेडिंग्स। बहुत कम बच्चों ने 2 बार लिखी, सबने एक एक बार भेज दिया बस करके। चलो एनीवेज, अगली बार से पूरा सही से करना है, लास्ट वार्निंग है। अगली बार से जो नहीं करेगा वो क्लास में नहीं बैठेगा। चलिए ओके। अद्वित का मैम ये वीडियो ऑफ रहेगा। देवांश का भी ओके। चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इस चैप्टर का, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। इसके क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं इस चैप्टर में से। प्लस ये जो टॉपिक है, ये केस स्टडीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, ठीक है। उससे पहले 2 मिनट लगा के पहले जल्दी से रिवाइज करते हैं जितना अभी तक हमने किया है। तो सब बच्चे अपने इसको अनम्यूट कर दीजिए और मेरे को सबसे पहले जल्दी से डेफिनेशन बोलेंगे मैनेजमेंट की। सब बच्चे जल्दी से डेफिनेशन बोलेंगे। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द, कर दीजिए। तो नहीं बोलेगा फिर देख लेना, बोर्ड में फेल हो जाओगे। नहीं चाहते तो बोलो जल्दी से। मैनेजमेंट इज द process of getting the achieving goals aim of achieving goals effectively and efficiently, ठीक है। फिर हमने मैनेजमेंट की प्रोसेस पढ़ा, इफेक्टिवनेस पढ़ा, एफिशिएंसी पढ़ी, और उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी से अब फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स का क्या स्लैंग था? बिग गोस टू एमसीडी। तो पी से क्या था, जल्दी से बताइए। pervasive आई से बिना इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। जी से goal-oriented, जी से गोल ओरिएंटेड से मल्टी वो डायमेंशनल। सी से continuous, एंड डी से dynamic, केशव अपना वीडियो ऑन करिए। क्या तू आईडी लगा के बैठा है अपनी? हमेशा तू आईडी लगा के बैठता है। और जतिन आप भी ओके। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस की थी। तो ए से क्या थी? अभिजीत एक्शन से आईडी ए से क्या थी? helps in achievement of individual goals, दूसरे ए से क्या थी? हेल्प्स इन personal अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और सी से creation of डायनामिक dynamic organization, ऑर्गेनाइजेशन। आई से increases efficiency, एफिशिएंसी। एंड डी से क्या थी? development of डेवलपमेंट ऑफ society. सोसाइटी। तो आप लोगों को देखो याद है, एक हफ्ता हो गया पूरा। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स किए थे। ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली 3 तरीके के होते थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। उसको ऑर्गेनाइजेशनल अगेन 3 तरीके के होते थे। कौन से? सर्वाइवल, Survival, growth, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेरे एक एक वर्ड को सुनना, ठीक है। जब तक मैं ना कहूं कि बुक से कुछ रीड करना है, आपको कुछ रीड नहीं करना बुक से। आप मेरे एक एक वर्ड को सुनना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों, नेचर का मतलब क्या होता है? अगर कोई क्वेश्चन आता है राइट डाउन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो हमें पिक गोस टू एमसीडी लिखना है। हर चैप्टर में नेचर का मतलब फीचर्स ही होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में, जिसका कोइंसिडेंटली नाम भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, इस चैप्टर में नेचर का मतलब नेचर नहीं है। क्या मतलब सर? कितना नेचर बोले जा रहे हो, कुछ नहीं समझ आया। कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो हमें पिक गोस टू एमसीडी नहीं लिखना। हमें इसमें लिखना है कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट का ट्रू नेचर क्या है? मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एक विज्ञान है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 3 क्वेश्चंस कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, या प्रोफेशन है क्या, असली में है क्या। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको नेचर लिखना है, एक्चुअली में नेचर लिखना है, मतलब पिक गोस टू एमसीडी वाला लिखना है, और कब आपको आर्ट, साइंस या प्रोफेशन वाला लिखना है। पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो इस चैप्टर में नेचर का मतलब नेचर ही नहीं है, मतलब नाम भी नेचर है चैप्टर का, लेकिन नेचर का मतलब नेचर ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन। इस 3 क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन
दो तरीकों से हो सकती है, वो आप यहाँ देखिए। एक प्रेजेंटेशन आपकी बुक में है जो आपके नोट्स है, और एक प्रेजेंटेशन में अभी आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। और ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर है। तो आप अभी अभी मत कॉपी करना, पहले आप समझना, फिर मैं आपको टाइम दूंगा इस प्रेजेंटेशन को कॉपी करने का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 2, मतलब मेरे को प्रूव करना है कि जो नेचर है, एक दैट सॉरी मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि 1 इज इक्वल टू 2, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपकी मैनेजमेंट एज आर्ट साइंस ऑफ प्रोफेशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम डेफिनेशन लिखेंगे। ये सेकंड प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन आपके नोट्स में है, ये सेकंड है। हम डेफिनेशन लिखेंगे, अभी नहीं लिखना, अभी सिर्फ देखिए, आर्ट की या फिर साइंस की या फिर प्रोफेशन, जो भी है मैनेजमेंट, जो भी हमारा क्वेश्चन है, हम उसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया। फिर हम क्या करेंगे? हम फीचर्स कंपेयर करेंगे कि आर्ट के ये 3 फीचर्स होते हैं, तो उसको हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ। साइंस के 3 फीचर्स है, उसको हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ। प्रोफेशनल के 5 फीचर्स होते हैं, उसको हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फीचर्स ऑफ आर्ट, साइंस या फिर प्रोफेशन। तो हमने मान लीजिए या एक हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया, थोड़ी सी आप अपनी कला भी दिखा सकते हो यहाँ पे, फीचर्स ऑफ आर्ट, साइंस या फिर प्रोफेशन, और हमने इसके आगे 3 या 5 एज द केस में भी बॉक्सेस बना दिए। आर्ट के और साइंस के 3-3 फीचर्स होते हैं, प्रोफेशन के हमारे 5 फीचर्स होते हैं। यहाँ पे आपने नाम लिख दिया इनका सबका, ठीक है, यहाँ पे आपने इन सबका नाम लिख दिया। ओके, उसके बाद आप क्या लिखोगे? नाउ let us compare the features of आर्ट, साइंस या प्रोफेशन, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, विद मैनेजमेंट, विद मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बोला है पॉइंट्स पे लिखने के लिए, लेकिन ये एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बोलूंगा पॉइंट्स पे नहीं लिखना, आपको उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। तो आपने पहला फीचर उठाया, मान लीजिए पहला फीचर है आपका, फिर आपने ये लाइन छोड़नी है, यहाँ से लीव, ये लाइन आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। फिर आपको 2 पैराग्राफ बनाने हैं। पहला पैराग्राफ आपने यहाँ से शुरू किया, आपने पहले पैराग्राफ में 2 से 3 लाइनें लिखी, ये आप आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे या फिर साइंस या फिर प्रोफेशन, जो भी आपका क्वेश्चन है। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, लीव अ लाइन, और फिर आप इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये हो गया। ऐसे आपने दूसरा फीचर भी एक्सप्लेन कर दिया, और ऐसे ही आपने तीसरा फीचर भी एक्सप्लेन कर दिया। हर फीचर के 2 पैराग्राफ, हर फीचर के 2 पैराग्राफ। उसके बाद फाइनली आप लिखोगे कंक्लूजन ऑन द बेसिस, कंक्लूजन कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं लिखनी, आपको सिर्फ लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट और मैनेजमेंट इज नॉट एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस और मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। ये एक प्रेजेंटेशन है। जो दूसरी प्रेजेंटेशन आपके नोट्स में है, वो क्या है कि पहले हमने डेफिनेशन लिखी, फिर हमने फीचर्स का फ्लो चार्ट बनाया, और उसके बाद हमने क्या किया? इन डिटेल्स में लिखना शुरू किया। तो पहले तीनों फीचर्स को हमने आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू या साइंस या प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। पहले तीनों फीचर्स को हमने आर्ट, साइंस या प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। फिर हमने लिखा नाउ लेट अस कंपेयर, नाउ लेट अस कंपेयर विद मैनेजमेंट। और फिर हमने तीनों को फिर से तीनों को 1, 2 एंड 3 फीचर्स को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों? क्योंकि आपको इस पर अगेन बार बार हेडिंग लिखनी पड़ेगी। तो इट इज बेटर कि आपने जो पहला पॉइंट उठाया उसी को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दो, एक पैराग्राफ आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पैराग्राफ साइंस के सॉरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रेजेंटेशन आपको फॉलो करनी है, दिस इज बेटर प्रेजेंटेशन, आपको ये प्रेजेंटेशन फॉलो करनी है। समझ में आ गई पॉइंट? अब आप अपने नोट्स में जहां पे भी आपको जगह मिले, आपके नोट्स पे जहां पे भी ब्लैंक पेज है, वहां पे आप इस प्रेजेंटेशन को कॉपी करिए, फिर हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। ये वाली प्रेजेंटेशन कॉपी करिए।
हो गया? नेक्स्ट पेज। सर आपने फीचर्स के बाद क्या लिखा था? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे ये मैंने लिखा था, नाउ लेट अस कंपेयर द फीचर्स ऑफ आर्ट, साइंस और प्रोफेशन विद मैनेजमेंट। ओके सर। और जिन बच्चों ने आज होमवर्क नहीं भेजा वो मेरे को आज पास्ट मतलब का लास्ट क्लास का भी होमवर्क भेजेंगे। लिख लिया बच्चों? सबने लिख लिया? हटा रहा हूं अब मैं। चलिए सबने लिख लिया? ओके। अब बच्चों अपने नोट्स को कर दो बंद और बिल्कुल ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। मैं हर क्वेश्चन को, चाहे आज हमारे 3 ना हो 2 ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर क्वेश्चन को मैं 2 बार बोलूंगा जिससे आपको याद भी हो। तो बच्चों सबसे पहले तो हम आर्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए आर्ट क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट इज आर्ट? जितना भी आपको पता है, जितनी अगर आपको नॉलेज है, आप मुझे बताइए आर्ट क्या होता है और कोई एक एग्जांपल दीजिए मुझे आर्ट का। बताइए व्हाट इज आर्ट? सर हाँ जी बताइए जतिन। नहीं सर, वो एक बात बोलनी है। हाँ बोलिए। सर मेरा ना भी 15 मिनट तक नेट नहीं चल रहा था, अभी आपने क्या करा है? अभी तक कुछ नहीं किया बेटा, हमने अभी तक सिर्फ एक प्रेजेंटेशन की है। आप क्लास के बाद मुझे बोल देना, मैं आपको प्रेजेंटेशन कॉपी कराऊंगा जो ये ओके 3 सर, क्वेश्चन आर्ट साइंस। ओके थैंक। हाँ तो बताइए बच्चों आर्ट क्या होता है? आर्ट को क्या हम ये बोल सकते हैं? आर्ट एक कला को बोलते हैं, ठीक है? जैसे म्यूजिक एक आर्ट है, डांस एक आर्ट है, सिंगिंग एक आर्ट है, प्लेइंग इज एक आर्ट है, एक्टिंग इज आर्ट, राइटिंग इज आर्ट। तो आर्ट एक कला होती है। अब क्या कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है? नहीं, कोई भी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। आर्टिस्ट बनने के लिए एक पर्सन के पास कुछ स्किल्स होनी जरूरी होती है। लेकिन क्या सिर्फ स्किल्स होने से आप आर्टिस्ट बन सकते हो? नहीं, स्किल्स तो आप एक्वायर भी कर सकते हो। आप एक स्कूल में जाके अच्छे से आप म्यूजिक सीख भी सकते हो। लेकिन आर्टिस्ट, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपके पास कुछ क्रिएटिव टैलेंट भी होना चाहिए। अब हम सब लोग कुछ म्यूजिशियंस का नाम मैं लेता हूँ, हम सब उनका नाम जानते हैं। एक ए आर रहमान है और एक है हिमेश रेशमिया, ठीक है? तो दोनों ही ऐसे म्यूजिशियंस है। लेकिन ए आर रहमान का जो म्यूजिक है वो तो एक मतलब कानों को अच्छा लगता है, लेकिन हिमेश रेशमिया का तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मारा है, क्या 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 बोलता है। तो कहने का मतलब क्या है तो दोनों ही ना आर्टिस्ट, लेकिन तब भी एक की अपना ही टैलेंट है और दूसरे का टैलेंट देखिए किस लेवल का है। तो आर्ट के लिए स्किल्स होनी जरूरी है और उसके साथ एक और चीज होनी जरूरी है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप कैसे अपने आर्ट को, कैसे अपने आर्ट फॉर्म को अपना एक टच देते हो। हम सब ने प्रीतम का नाम सुना हुआ है, हम सबको ये भी पता है ये चोर है, हर इंटरनेशनल म्यूजिक को उठाता है, उसमें 2-4 बॉलीवुड के वर्ड्स डालता है और अपना म्यूजिक बना देता है। क्यों? क्योंकि मतलब वो कॉपी करता है, तो उसमें कोई नई चीज नहीं है। तो आर्ट के लिए क्या होना चाहिए? आर्ट के लिए एक हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए और एक हमारे पास कुछ अपना पर्सनल टच होना चाहिए, जिससे हम अपने आर्ट फॉर्म को यूनिक फीचर्स देंगे। तो कहने का मतलब क्या है? आर्ट, सुनिएगा सिर्फ सुनना, art is a skillful and personalized application of existing knowledge. What is art? It is a skillful and personalized application of existing knowledge. Existing का क्या मतलब हुआ कि ये जो आर्ट फॉर्म है ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से यही थी। चाहे कोई भी आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, इसमें इन लोगों ने, ए आर रहमान या इन लोगों ने कुछ नया नहीं किया। ये म्यूजिक पहले से था, 50 साल 100 साल से था, बस इन्होंने उसमें अपना टच नया दिया है। उसकी नॉलेज क्रिएट नहीं की, नॉलेज पहले से थी। तो आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। किसी भी म्यूजिशियन का क्या वो है रिजल्ट, क्या है कि उसको एक अच्छा म्यूजिक बनाना है। किसी भी डांसर का क्या रिजल्ट है कि उसको अच्छी डांस प्रेजेंटेशन देनी है। तो व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। और किसी भी आर्ट फॉर्म को हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग आर्ट को सीखते हैं, आप स्टडी कर सकते हो।
कुछ लोग सिर्फ देख देख के सीख जाते हैं, ऑब्जर्व कर करके सीख जाते हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन से भी सीख सकते हो। और कुछ लोग एक्सपीरियंस से, सिर्फ एक्सपीरियंस से कर करके सीख जाते हैं, तो आप एक्सपीरियंस से भी आर्ट फॉर्म को सीख सकते हो। तो आर्ट फॉर्म को हम कैसे सीख सकते हैं? बाय स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो पूरी डेफिनेशन याद करते हैं। व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज अ स्किलफुल, अभी नोट्स मत देखिएगा, skillful and personalized application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. I repeat, art is a skillful and personalized application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. मैं अभी आपके सामने फिर से बोलता हूँ, आप सिर्फ सुनिएगा। आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. फिर से बोलता हूँ, art is a skillful and personalized application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. अब लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अब सुन लो, फिर मैं आपसे बुलवाऊंगा। Art is a skillful and personalized application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. याद होगी बच्चों? बोलेंगे एक बार मेरे साथ, ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करते हैं, कोई वो नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं, जहां आप अटकोगे वहां मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो सब लोग अनम्यूट करिए, बताइए। आर्ट इज अ Skillful Skillful and personal personalized application application of 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 existing 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 knowledge knowledge to achieve to achieve desired desired results. It can be acquired through study, study, observation 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 and and experience. experience. एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम बोलते हैं, बोलिए। आर्ट इज अ skillful and Full and personalized 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 application of application of existing existing knowledge to knowledge existing achieve knowledge. It can be desired to achieve to desired achieve results. desired It results, can be acquired through study, observation, and observation and observation and experience. experience. देखो मजा तो तब आएगा ना जब याद हो जाए। तो जल्दी से रजिस्टर निकालो और इस डेफिनेशन को लिखो। जब तक मैं नहीं कह रहा लिखो, जल्दी से लिखो। कोई वीडियो ऑफ नहीं करेगा, जल्दी से लिखिए इस डेफिनेशन। जो भी हम याद कर पढ़ेंगे वो याद करेंगे यहाँ से। जल्दी से लिखिए 3 बार, जल्दी से। फास्ट। सहज वीडियो ऑन करो। और कृष अरोड़ा आप भी वीडियो ऑन करो बेटा। जल्दी से लिखिए 3 बार। सर एक बार लास्ट लाइन फिर से बता हाँ दो। बिल्कुल। कौन रिपीट कर, हाँ ना, आप एक बार ट्राई करोगे, बोलोगे एक बार पूरी डेफिनेशन। art is a skillful and personalized application to Of existing knowledge to achieve desired results. It Yes. can be acquired through study, observation, and experience. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला अद्वित। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। जल्दी से लिखिए। हो गया बच्चों? भव्या, तनीशी, हो गया? मानवी,
चलिए हो गया सबका। चलिए अब जितनी बार हो गया ठीक है, लास्ट टाइम बोलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज अ skillful and सब personal बोलेंगे, नहीं ऐसे सब बोलेंगे। आर्ट इज अ skillful and personalized personalized application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through Study, observation, and observation experience. and ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। चलिए अब आप नोट्स को बंद करिए। अब हम देखते हैं हमारे 3 फीचर्स होते हैं आर्ट के। हमारे 3 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि वैसे तो आर्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन हर आर्ट फॉर्म का थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं सिर्फ आपको हेडिंग्स लिख के दिखा रहा हूं, कोई नोट्स नहीं ओपन करेगा। पहला फीचर है क्या आर्ट का? फीचर्स ऑफ आर्ट। तो पहला फीचर है हमारा आर्ट का एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। वैसे हर आर्ट इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, बट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा क्या फीचर है कि आर्ट एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई भी 2 सिंगर्स 2 आर्टिस्ट कभी भी सेम नहीं होएंगे। तो सेकंड फीचर क्या हो गया? इट इज अ पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। और थर्ड फीचर क्या होता है कि आर्ट हमेशा बेस्ड होती है प्रैक्टिस के ऊपर। कोई भी एक दिन में आर्टिस्ट नहीं बनता, उसको बहुत दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो इसके लिए पहले तो सिर्फ हेडिंग्स की बात करते हैं। इसके लिए छोटा सा मैंने देखो, आपको देख के मेरे को देख के आपको लगता ही होगा कि खाने पीने के कुछ ज्यादा ही शौकीन है, तो मैंने इसका छोटा सा स्लैंग बनाया है, ईट पाव भाजी। ठीक है, तो जल्दी से पहले सिर्फ हेडिंग्स याद करेंगे, फिर डिटेल में बात करेंगे। तो ई से क्या हो गया? एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। पी से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन या पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करेंगे। एंड तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जल्दी से याद करेंगे हेडिंग्स। पहले ई से एक्जिस्टेंस, कोई सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्लैंग कोइंसिडेंटली सीक्वेंस में बन गया। एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पी से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एंड सी से बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक बार फिर से बोलेंगे, एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जल्दी से हेडिंग्स याद करिए, जल्दी से हेडिंग्स याद करिए। मैं डेफिनेशन भी अभी पूछूंगा आपसे, दोनों चीजें मन में याद करिए जल्दी से। देखना नहीं है, नोट्स में नहीं देखना। हो गई? चलिए, ऐसे तभी तो मजा आएगा, ऐसे बैठे थोड़ी ना रहेंगे। जल्दी से पहले डेफिनेशन बताइए। व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज अ Skillful and personalized application of existing personalized knowledge, application of existing existing knowledge knowledge to achieve desired results. desired results. It is required to Acquired through skill. Through study, observation, experience. मैनेजमेंट की क्या थी यार? मैनेजमेंट की क्या थी? मान्या, मैनेजमेंट की क्या थी? So management is the process of getting things done with the aim of achieving goals efficiently and effectively. Effectively, it can be required to study, observation and experience. एक बार जल्दी से बच्चों आप ये हेडिंग्स लिखिए 3 टाइम्स। जल्दी से हेडिंग्स लिखिए 3 टाइम्स। जल्दी से लिखिए। ये वीडियोस ऑन करी, मैंने ऑफ किया तो आप भी ऑफ कर दोगे हैं? अक्षर, वीडियो ऑन करो। जल्दी से लिखिए। चलिए जल्दी से एक बार बोलते हैं। ई से क्या था? जल्दी से बोलिए। ई से Existence of theoretical knowledge। ए से और पी से Personalized एप्लीकेशन। सी से
बेस्ड ऑन practice प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। चलिए अब बच्चों यहाँ सुनिए, देखते हैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब नोट्स को बंद कर दीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिए सुनने पे। पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। पहले मैं मैनेजमेंट सॉरी आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, फिर मैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल। ये पॉइंट क्या कहता है कि हर आर्ट का अपना एक मतलब हर आर्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन तब भी हर आर्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज भी एग्जिस्ट करती है। देखिए, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, हर आर्ट फॉर्म की बुक्स आती है। आप और मैं नहीं पढ़ते क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई कनेक्टेड है किसी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से, तो वो आपके पास बुक्स भी होगी, आपने पढ़ी भी होगी, आपने उसके कुछ एग्जाम्स भी दिए होंगे। यही नहीं, और क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हुए अपने अपने फील्ड में, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, धोनी साहब हो गए, एक्टिंग में जो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन हो गए, या कुकिंग में कोई अच्छा ये शेफ्स है जो विकास कपूर, ये सब लोगों का क्रश भी बन रहा है आजकल, विकास खन्ना नाम है, विकास कपूर क्या नाम है उसका, विकास खन्ना। और जो डांसिंग में जो इतने बड़े बड़े वो हुए हैं, आर्टिस्ट हुए, इन लोगों ने कुछ अपने रूल्स बना दिए, कुछ अपने प्रिंसिपल्स बना दिए, जो इनके फॉलोअर्स, इनको जो भी फॉलोअर्स है वो इनको फॉलो करता है। तो बेसिकली जो एक्सपर्ट्स है वो जिस तरीके से अपनी आर्ट को दर्शाते हैं, लोग उनको फॉलो करने लग गए हैं। तो वो भी एक तरीके से क्या बन गई है, थ्योरेटिकल नॉलेज बन गई है। किस तरीके से ए.आर. रहमान साहब म्यूजिक क्रिएट करते हैं, उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करने लग गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हर आर्ट फॉर्म एक प्रैक्टिकल है, लेकिन हर आर्ट फॉर्म की एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी बुक्स है हर आर्ट फॉर्म में अवेलेबल, जो कि लोग उसको पढ़ते हैं। प्लस जो एक्सपर्ट्स है अलग अलग फील्ड्स में, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए हैं जो उनके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। तो ऑल दिस शोज दैट हर आर्ट फॉर्म की अपनी एक थ्योरेटिकल सेगमेंट भी है। समझ में आया पॉइंट बच्चों? अब इसको और डिटेल में मतलब और एक बार याद करेंगे। सेकंड क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब हर आर्ट फॉर्म वेरी करता है पर्सन से पर्सन। कोई भी दो सिंगर, दो म्यूजिशियंस कभी भी सेम नहीं होंगे अपनी आर्ट फॉर्म को दर्शाने के लिए। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नो टू सिंगर्स, टू म्यूजिशियंस विल बी सेम व्हाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या मतलब हुआ कि आर्ट वैसे तो एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें बहुत लंबी प्रैक्टिस लगती है। प्लस उस प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कुछ क्रिएटिव टैलेंट भी इसमें डालना पड़ता है। जैसे हम सबको पता है कि ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। सारा का सारा जो म्यूजिक है वो 7 नोट्स के ऊपर बेस्ड है। लेकिन तब भी एक म्यूजिशियन का कॉम्पोजिशन दूसरे म्यूजिशियन की कॉम्पोजिशन से कैसे अलग होता है, क्योंकि वो इन नोट्स को अपने तरीके से मिक्स करता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ए.आर. रहमान का और हिमेश रेशमिया। समझ में आया? ये हमने आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। अब इसी को मैनेजमेंट से कंपेयर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो मेरे को बताइए, क्या मैनेजमेंट की अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज है? बिल्कुल है। ये जो बुक्स है, ये जो आप पढ़ते हो, ये सारी बुक्स जो है मैनेजमेंट, ये मेरी भी एक बुक है, तो ये जो बुक्स है ये क्या है, मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज है। जब आप एमबीए करोगे, बीबीए करोगे, तो आप बड़े बड़े लोगों की बुक्स को पढ़ोगे। वहां पे डिफरेंट बुक्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक मार्केटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस, फाइनेंस। तो आप अपने लिए अपने एक फील्ड को चुनोगे और वो बुक्स पढ़ोगे। तो यस, मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। ये पॉइंट हमारा फुलफिल होता है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्या मैनेजमेंट का एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल, मैनेजमेंट का भी एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी दो मैनेजर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते एक एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए। एक मैनेजर बहुत ओपन हो सकता है एक मैनेजर बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखे अपने एम्प्लॉइज के साथ, एक मैनेजर बहुत फ्रेंडली है, जैसे मार्क जकरबर्ग है, वो निक्कर में घूमता रहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कोई ड्रेस कोड नहीं है, वो कहीं पे भी बैठ जाता है, किसी के साथ भी बैठ जाता है। वहीं पे मुकेश अंबानी का पूरा एक सिस्टम है, मुकेश अंबानी से उसकी कंपनी के लोग भी बात नहीं कर सकते, इतना उसने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है सब कुछ। लेकिन दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे मैनेजर्स है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये मैनेजर अच्छा है, वो मैनेजर अच्छा है। दोनों ही मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, बट दोनों का अपना अपना तरीका है एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। ओके, तीसरा पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो क्या मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है? बिल्कुल। कोई भी बंदा एक दिन में एक अच्छा मैनेजर नहीं बनता। वो एक मैनेजर बनता है आफ्टर ड्यू प्रैक्टिस। और जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, तो वो इनोवेशन, एक्सपीरियंस, वो इनिशिएटिव, फोरसाइटेडनेस, डिसीजन मेकिंग, तो ये सब चीजों को यूज करके
क्रिएटिविटी को यूज करके एक अच्छा मैनेजर बनता है। यस, मैनेजमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो अब हमारे तीनों पॉइंट फुलफिल हो गए, हमारा आर्ट के तीनों पॉइंट फुलफिल हुए, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज भी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी, और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी। तो हम क्या कह सकते हैं? यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट फुलफिल्स ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट। बताइए, समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? अब ऐसा करते हैं, मैं इस आंसर को ऊपर से नीचे तक जैसे आपको लिखना है वैसे बोलता हूँ, आप सिर्फ सुनिएगा, ठीक है? आप सिर्फ सुनिएगा, मैं पूरा आंसर वैसे बोलूंगा जैसे आपको पेपर में लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, तो आपका आंसर कैसा होएगा? या क्वेश्चन आता है डू यू थिंक दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अगर क्वेश्चन डू यू से स्टार्ट होता है, डू यू थिंक से, तो आपका आंसर भी यस और नो से स्टार्ट होएगा। और अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, तो आपका आंसर पूरा डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट अस सी क्या है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट। तो शुरू करते हैं, सुनिएगा। आर्ट इज अ skillful and personalized application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation, experience. पहला पॉइंट डेफिनेशन। फिर आते हैं हमारे तीन फीचर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये लिखा। फिर पहला फीचर आता है एक्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, इसके दो पैराग्राफ बनाते हैं। Every art form is a practical concept, but all art form assumes that there exists certain theoretical knowledge. Various books are available in different forms of art like singing, dancing, music, etc. ये हो गया आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी पॉइंट को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। मैनेजमेंट आल्सो हैज अ थियोरेटिकल नॉलेज। There are various books available in different areas of management like human resource, marketing, planning, organizing, staffing, directing, etc. सही, समझ आ गया? दोनों पॉइंट क्लियर है? फिर आते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। No two singers, two musicians can be same while demonstrating their art. ये हो गया। फिर आते हैं इसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट इज आल्सो अ पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन वे ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। All art form is a practical concept, but it is based on creativity. As we all know that all the music is based on 7 basic notes, but what makes a composition of a musician different is his own use of this knowledge in a unique manner. ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजर manages an organization and achieves perfection after a long practice. While managing an organization, he works through a combination of initiative, क्या कह सकते हैं, foresightedness, ठीक है, creativity, etc. Thus, management is also based on practice and creativity. And finally, conclusion that on the basis of above discussion, we can conclude that management is an art because it fulfills all the features of art. बताइए, समझ में आया? As it is, आप लिख लोगे अभी as it is? अगर मैं बोलूं कोशिश करोगे लिखने की बिना देखे? हैं? बोल, कोशिश करोगे लिखने की? नहीं? चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं, अब इसको आंसर को हम रीड करते हैं नोट्स में से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से आइए नोट्स पे। कम टू पेज नंबर 1.5 पे आ जाइए। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। आर्ट रेफर्स टू skillful and personalized application of existing knowledge to achieve desired results. Underline करिए skillful, underline करिए personalized, to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. Underline करिए study, observation and experience. Okay, the basic features of art का slang लिख लीजिए। eat पाव भाजी जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है आपको ये फॉलो नहीं करनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको ये प्रेजेंटेशन फॉलो नहीं करनी, आपको दूसरी प्रेजेंटेशन फॉलो करनी है जो मैंने बनाई है। तो मैंने एरोज बना रखे हैं हर जगह, आप देख सकते हैं मैंने एरोज बनाया है। तो इस पॉइंट के बाद आप दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट का इसी पैराग्राफ के नीचे लिखोगे, ठीक है, जैसे भी आपको समझाया। शुरू करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट प्रीसपोजेस। प्रीसपोजेस का मतलब होता है एज्यूम्स, लिख लीजिए वहां पे कट करके। आर्ट एज्यूम्स the existence of certain theoretical knowledge. Art assumes the existence of certain theoretical knowledge. Experts in their respective areas
have experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to particular form of art. मतलब मैंने आपको क्या बोला, जो बड़े बड़े लोग हैं पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के, वो जैसे करते हैं काम उनको फॉलो करने लग गए लोग. जैसे विकास खन्ना है, वो कुकिंग में जिस तरीके से काम करता है और जो आजकल के शेफ्स है वो उसको फॉलो करने लग गए. मतलब वो जो भी करते हैं वो प्रिंसिपल्स बन गए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर्स आर अवेलेबल. लिटरेचर का मतलब होता है बुक्स. Books are available in different forms of art such as dancing, acting, music, etc. समझ में आ गया. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, personalized application. The use of this knowledge base varies from individual to individual. Art therefore is a very personalized concept. For example, two dancers, singers can writers will always differ in demonstrating their art. Next, all art is practical. Art involves the creative practice of existing knowledge. That is, we all know that all the music is based on 7 basic notes, but what makes a composition of a musician unique is his own use of these notes in a creative way. ठीक है. चलिए अब देखते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है. तो सबसे पहला, there are lot of books available in different areas of management like singing, dancing, human resource, etc. Thus there is an existence of theoretical knowledge. तो पहला पॉइंट फुलफिल हो गया. Second point, a manager applies this scientific method and body of knowledge to a given situation in his own unique manner. Full stop. इसके आगे लिखिए, इसी के आगे कंटिन्यू करिए. Thus, management is a personalized concept. Thus, management is a personalized concept. Thus, management is a personalized concept. Okay. Third point. A successful manager practices the art of management in his day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation, experience. A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, innovation, etc. A manager achieves perfection after a long practice. ठीक है. चलिए अब इसके नीचे कंक्लूजन लिखिए. कंक्लूजन, on the basis of above discussion, on the basis of above discussion, we can conclude that management is an art. We can conclude that management is an art as it fulfills all the features of art. बच्चों समझ में आया? अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन? मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड रीड करिए. ठीक है, वर्ड बाय वर्ड रीड करिए. कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता वो मेरे से पूछिए, फिर हम साइंस पे चलेंगे. वीडियो ऑफ नहीं करने की जरूरत, वीडियो ऑन ही रहने दो. वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, मुझे बताओ कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता. और हो सकता है अभी मैं आपको लिखवा भी लूं अभी आपसे पूरा, तो अच्छे से थोड़ा बहुत याद भी करना है. इन तीनों क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन. पढ़ लिया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े.
ऐसा करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, आप भी मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, मैं ही बोल दूंगा, आप मेरे साथ कोशिश करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, आर्ट इज अ, बताइए, कंटिन्यू करिए, स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ knowledge, existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. ठीक है, what are the three features of art? जल्दी से बोलिए। पहला, existence of theoretical knowledge, theoretical दूसरा knowledge, based on Personalized application, application. and तीसरा Based on practice and create। practice and ठीक है, चल अब ये अब हो गया, अब आपको याद, आपको बाद में करना है। आइए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, साइंस। तो मुझे आप बताइए कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस? देखिए साइंस क्या है, साइंस एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो ये, अभी नोट्स बंद कर दीजिए, जो ये बताती है कि कोई भी चीज अगर हो रही है, जैसे आप चलती हुई बस से उतरते हो, जो मोमेंटम पे होती है तो आप भी थोड़ा सा चलते हो, आप गाड़ी में पीछे बैठे हो, आगे ब्रेक लगाई जाती है लेकिन आपको भी एक जर्क लगता है, या लॉ ऑफ ग्रेविटी, कोई भी चीज जो हो रही है उसके पीछे होने का रीजन क्या है? तो साइंस इज व्हाट, साइंस में ना कोई भूत आत्मा प्रेत नहीं होते कि भूत आ गए, आत्मा आ गई, चुड़ैल आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस के पीछे हर चीज का क्या है, एक रीजन है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। मतलब क्या हुआ, साइंस ये बताती है कि कोई भी जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है। तो साइंस की डेफिनेशन मैं यहाँ लिखा हूँ, एक बार यहाँ देखिए, नोट्स नहीं ओपन करेगी, कोई भी नोट्स ओपन नहीं करेगा। साइंस इज अ systematized body of knowledge, systematized body of knowledge that explains certain general truths। certain general truths का क्या मतलब हुआ कि जो भी हो रहा है हमारे साथ उसके पीछे का क्या रीजनिंग है, और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस। मतलब जैसे कि जनरल लॉस क्या हो गया कि ट्री से सेब नीचे गिरना, या चलती हुई बस से जब आप उतरते हो तो आप मोमेंटम पे क्यों रहते हो। तो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस। जल्दी से याद करेंगे, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस। एक बार फिर से याद करेंगे, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज that explains certain general truths or the operation of general laws। फिर से एक बार बोलते हैं, साइंस क्या है, साइंस इज अ, जल्दी से बोलेंगे, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स, ऐसे बस मुंह हिलाया, अनम्यूट कर दिया, दैट एक्सप्लेन्स certain general truths or the operation of general laws। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ systematized body of भव्या नहीं knowledge, बोल रही, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स certain certain general truths or the operation of general laws. एक बार फिर से बोलते हैं, what is science? Science is a systematized body of body of knowledge that explains certain Certain जब general तक सबकी आवाज नहीं आएगी मैं बताता रहूंगा, क्लास थोड़ी लंबी खींचेगी, आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, तो जरा एक बार सब बोलते हैं, साइंस इज अ systematized body of knowledge that explains certain general truths or the operation of general laws। ठीक है, अब देखते हैं, अब साइंस के हमारे तीन फीचर्स होते हैं, पहले सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान देंगे। साइंस के हमारे तीन फीचर्स होते हैं, एक फीचर तो डेफिनेशन से ही बन गया, सबसे पहला फीचर क्या बन गया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो डेफिनेशन से याद हो गया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा फीचर क्या होता है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो जितने भी प्रिंसिपल साइंस के बने हैं वो सारे काफी सालों की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बने गए। और तीसरा क्या हो गया फीचर साइंस का, कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है वो हर जगह यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सकते हैं, यूनिवर्सली अप्लाई। ठीक है, तो अभी इसको डिस्कस करते हैं, उससे पहले सिर्फ हेडिंग याद करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा स्लैंग क्या बन गया, बड़ा सिंपल सा, सम पीपल आर यूनिक। अभी याद नहीं, अभी लिखना नहीं है कहीं, सम पीपल आर यूनिक, अभी मैं आपको टाइम दूंगा, अभी आप सिर्फ हेडिंग्स याद करें। तो एस से क्या हो गया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, पी से प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एंड यू से यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ठीक है, समझ में आ गई बात, तीनों फीचर्स याद हो गए। तो फिर से बोलते हैं डेफिनेशन, साइंस इज अ systematized body of knowledge that explains certain general truths or the operation of general laws।
थ्री फीचर्स क्या है? सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एंड तीसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी या यूनिवर्सल वैलिडिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी से एक बार डेफिनेशन बोलेंगे फिर से सब लोग मेरे साथ। साइंस इज अ Systematized body of body of Knowledge knowledge that explains certain general truths or the operation of of general laws। और इसके तीन फीचर्स क्या है? पहला तो डेफिनेशन से ही हो गया, बोलिए। systematic Body of knowledge। दूसरा principle based based on experiments। experimentation। तीसरा universal validity। वैलिडिटी या एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि साइंस की एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि साइंस का अपनी एक फील्ड ऑफ स्टडी है, साइंस की अपनी वोकैबुलरी है, साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी है। दो लोग जो एक फील्ड, साइंस की एक फील्ड से में है, वो आपस में बात करते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी। जैसे जो डॉक्टर्स है वो आपस में अपनी साइंटिफिक टर्म्स में बात करते हैं। आपको पता है ये जो हम कोरोना अभी बोल रहे हैं, इसका असली में नाम क्या है? ऑर्थो कोरोना विरिने। लेकिन अगर आपको कोई बोल देगा कि आपको ऑर्थो कोरोना विरिने हुआ है, आप तो वैसे ही बोलेगा हाई भाई मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो इसलिए वो आपको क्या बोल देता है? आपको कोविड हुआ है, या आपको बड़ी छोटी सी बीमारी हो सकता है। आप लोगों को भी बहुतों को साइनस होती है ना, नाक की कोई बीमारी होती है, तो बहुत बच्चों को हो सकती है। तो आपको डॉक्टर बोलता है आपको साइनस हुआ है, लेकिन आपको पता है साइनस का असली नाम क्या है? साइनसाइटिस। ठीक है, तो अगर आपको बोल दिया डॉक्टर ने वहां पे आपको साइनसाइटिस हुआ है, हाय मैं तो मर गया, मैं नहीं बचूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, आपको ये नहीं बोला जाएगा, बट दो डॉक्टर्स आपस में जब बात करेंगे तो इसी लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हर फील्ड की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। दैट इज व्हाई साइंस की एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जो दो लोग हैं साइंस से रिलेटेड, वो ये नॉलेज को आराम से समझ सकते हैं। तो साइंस की अपनी वोकैबुलरी है, साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी है, साइंस का अपना एक सिस्टम है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई? ओके, साइंस में हर चीज के पीछे लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेड़ से कोई वो गिरा, एप्पल गिरा, तो उसने ये नहीं बोला कि ये क्या हो गया, मेरे ऊपर कुछ चुड़ैल बैठी है, कुछ ऐसा नहीं है। उसने क्या बोला कि यहाँ पे कोई ना कोई क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जो हम उसने कंक्लूड किया। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री टू द ग्राउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ ग्रेविटी। मतलब साइंस में हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट, साइंस में हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट। समझ में आ गई बात? ओके, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे कि साइंस के प्रिंसिपल्स बने कैसे। देखो बच्चों, ये पॉइंट समझने वाला है। साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे बने? जब वो न्यूटन साहब बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, उसके ऊपर आके गिरा एप्पल, तो हम लोग क्या होते हैं? अगर हम लोग होते हैं हम खा लेते, बट ठीक है आया ऊपर से भगवान का आशीर्वाद समझ के हम खा लेते। लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने कहा कि ये कुछ ना कुछ तो हुआ है मेरे साथ, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो जिस दिन उसके ऊपर एप्पल गिरा, तो उसी दिन नहीं चिल्लाने लग गया लॉ ऑफ ग्रेविटी। नहीं, उसने क्या किया, उसने उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया, हर अलग अलग जगहों पर जाके देखा कि क्या अगर मैं कहीं और भी जाके इसको गिराऊंगा तो क्या ये नीचे गिरेगा। तो उसने देखा हाँ, ये हर जगह नीचे गिरा है। तो इसको इस तरीके से समझो, थोड़ा सा मैं इसको फनी मोड में समझाता हूँ कि एक बंदा बंदी के साथ बाइक पे जा रहा था। ठीक है, समझना, थोड़ा ऐसे गलत मत समझना, पॉइंट को समझना। एक बंदा बंदी के साथ जा रहा था और बंदी ने हक कर रखा था बंदे को, ठीक है, थोड़ा आराम से। अब क्या हुआ, आगे गड्ढा आया। ठीक है, आगे आया गड्ढा, तो बंदे को ब्रेक लगानी पड़ी। देखो उसके मन में कोई गलती इंटेंशन नहीं थी, उसको लगानी पड़ी बाइक गड्ढे में ना चली जाए। और जैसे उसने ब्रेक लगाई तो बंदी ने और ज्यादा अच्छे से हक किया, तो उसको अच्छा लगा। ठीक है, बंदे को अच्छा लगा, वाह ये तो अच्छी फीलिंग आती है। तो उसने ये कंक्लूड करने के लिए कि जब भी गड्ढा आता है तो अच्छी फीलिंग आती है, उसने बार बार जाके आगे ब्रेक लगाया, ओ फिर से बंदी ने हक किया। तो उसने फिर कंक्लूड किया कि जब आप बाइक पे जा रहे हो और बार बार ब्रेक लगाते हो, तो पीछे से एक अच्छा सा क्या आता है, एक अच्छा सा जेस्चर आता है और वो अच्छी फीलिंग देता है। तो ये क्या हुआ, यही चीज यहाँ हुई। जब उसके ऊपर वो गिरा, सेब गिरा, तो उसने ऑब्जर्व किया कि सेब गिरा है, कुछ ना कुछ चीज तो है जो नीचे खींच रही है। फिर उसने लैब में जाके अलग अलग जगहों पे जाके एक्सपेरिमेंट किया और कंक्लूड किया हाँ ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी प्रिंसिपल्स है साइंस के, वो पहले ऑब्जर्वेशन से बने और उसको कंक्लूड किया गया बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। पहले ही नहीं उसको कंक्लूड कर दिया, पहले ऑब्जर्व किया गया कि ये चीज हुई है, फिर उसको बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके लैब में कंक्लूड किया गया कि दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, दिस इज लॉ ऑफ मोशन, दिस इज एक्शन रिएक्शन, जो भी है। तो पहली एक बार ऑब्जर्व किया गया, फिर उसको कंक्लूड किया गया। समझ में आ गया पॉइंट? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन।
तीसरा पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, मतलब ये प्रिंसिपल्स हर जगह एक समान लग सकते हैं। इंडिया में भी लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यूएस में भी है, यूके में भी है, हर जगह लॉ ऑफ ग्रेविटी ऐसा ही है जैसा इंडिया में है। समझ में आ गए तीनों पॉइंट। अब इसको हम इसको हम मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। तो मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं तो पहला पॉइंट, क्या मैनेजमेंट की अपनी थियोरेटिकल नॉलेज है? आप बताइए, क्या मैनेजमेंट की अपनी थियोरेटिकल नॉलेज है? अभी तो हमने पढ़ा, क्या मैनेजमेंट की अपनी सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल है। मैनेजमेंट की भी अपनी क्या है, वोकैबुलरी है, कॉन्सेप्ट्स है। कैसे सर, मैनेजमेंट की वोकैबुलरी क्या है? अभी हमने पढ़ी प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सब क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या है? मैनेजमेंट की अपनी वोकैबुलरी। अब थोड़ा सा इसको और समझाता हूँ। मान लीजिए हम दो कॉमर्स के दोस्त हैं, मतलब हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और हमारा एक दोस्त है साइंस का, ठीक है? वो आता है हमारे पास, बंदी ने उसके साथ बंदी के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। अब उसके साथ थोड़े मजे लेने के लिए हमने उसको छेड़ा। हमने क्या बोला, यार देख तू भाई है हमारा, हम इतने दिन से देखो बता नहीं रहे थे, लेकिन आज एक बात मन की है जो तेरे साथ करना चाहते हैं। ये जो तेरी बंदी थी ना, सुनना, मतलब नो ऑफेंस, सुनना सिर्फ एक लाइटर मोड में, ये जो तेरी बंदी है ना, ये जो तेरे को एसेट लग रही थी, ये हमें पहले दिन से पता था ये एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। तो इस पे पैसे इन्वेस्ट करे जा रहा था, तेरे को लग रहा था ये देखो हाँ बोलेगी किसी दिन, लेकिन ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कभी हाँ नहीं बोल सकता। ठीक है? जनरली क्या होता है कि बंदी का जब एक बॉयफ्रेंड आता है या शादी वादी की बातें चलती है, तो वो बड़ी और अच्छी लगती है, लेकिन तेरी बंदी है जो डेप्रिशिएट हुए जा रही है विद नो सैल्वेज वैल्यू। तो अब ये क्या है, वो बंदा सोच रहा है साइंस वाला, अरे यार क्या बोले जा रहा है, मेरी बंदी थी, ये एसेट लायबिलिटी क्या है? देखिए हमें तो पता है ना हमने क्या बोला है, क्योंकि हमारी टर्मिनोलॉजी है एसेट, लायबिलिटी, डेप्रिसिएशन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हम कॉमर्स के बच्चों की अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो कहने का मतलब क्या है, यस मैनेजमेंट की भी अपनी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट की भी अपनी वोकैबुलरी है, मैनेजमेंट की भी अपनी टर्मिनोलॉजी है, मैनेजमेंट की भी अपनी एक फील्ड ऑफ स्टडी है। तो पहला पॉइंट हमारा फुलफिल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है? तो इसका आंसर क्या है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स वाला, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंटेशन में तो बेस्ड नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट्स लैब में नहीं हुए, लेकिन हाँ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशंस में बने हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, रियल लाइफ में जो सिचुएशंस फेस की गई है उधर बने हैं। बट जैसे मैनेजमेंट के जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स है वो हर जगह एक जैसे लगते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह एक जैसे नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट किसके साथ डील कर रही है? मैनेजमेंट डील कर रही है आपके और मेरे साथ, और हम लोग क्या है, ह्यूमन नेचर, हम लोग एक जैसे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उतने एक्यूरेट नहीं होते जितने साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट हमारा फुलफिल तो हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से फुलफिल नहीं हुआ, तो उसको हम 50-50 मानेंगे। ठीक है, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उतने एक्यूरेट नहीं है जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स। ये समझ में आया पॉइंट? अब आते हैं तीसरे पे, क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? तो नो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस सिचुएशन अलग होती है। इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको चेंज करना पड़ता है, हमें उनको मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर द सिचुएशन या एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हमारा ये पॉइंट भी फुलफिल नहीं हुआ। तो हमारा पहला पॉइंट फुलफिल हुआ, सेकंड भी कुछ हद तक फुलफिल हुआ, थर्ड भी कुछ हद तक फुलफिल हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, वो एक प्योर साइंस नहीं है, वो एक सॉफ्ट साइंस है, या फिर वो एक सोशल साइंस है, हम ये बोलेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, एक मिनट आप रुकिए, देख लो आप। यार ये नहीं समझ आता कि जब मैं वो करता हूँ तो आप लोगों का भी वीडियो क्यों ऑफ हो जाता है। चलो एनीवेज, ठीक है, तो साइंस का हम कौन से पॉइंट पे थे? हाँ, साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो उतने ज्यादा एक जैसे नहीं लग सकते, हमें उनको क्या करना पड़ता है, हमें उनको मॉडिफाई करना पड़ता है।
तो हम क्या बोलेंगे, साइंस इज अ मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस, इट इज नॉट एज प्योर एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। समझ में आ गया बच्चों? तो अब इस पूरे को आंसर को मैं एक बार ऊपर से रिपीट करता हूं, आप सिर्फ सुनना। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ, बोलेंगे जल्दी से डेफिनेशन बोलेंगे, साइंस इज अ Systematized body of knowledge that explains certain certain general truths or the operation of general laws। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, 3 फीचर्स ऑफ साइंस क्या होते हैं बताइए। पहला फीचर systematized body of knowledge, दूसरा Principles based on based on experimentation, and तीसरा universally applicable. हाँ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब हम शुरू करते हैं एक एक पॉइंट। पहले साइंस, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हैज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, cause and effect relationship. For example, the law of apple falling from a tree to the ground can be explained by law of gravity। ठीक है, समझ में आ गया? अब आइए सेकंड पॉइंट पे, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। The principles of science are first developed by observation and then concluded by repeated experimentation। खत्म। तीसरा, universally applicable, the principles of science are universally applicable everywhere। खत्म। ठीक है, अब आइए इसको मैनेजमेंट से कंपेयर करते हैं। पहला पॉइंट, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो हम क्या बोलेंगे, यस management also has a systematized body of knowledge, it also has its own vocabulary of terms and concepts। ठीक है, next, क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है? तो the principles of management are not based on experimentation, they are developed in different types of organizations, they are not as rigid as the principles of science, but even then they are used widely। ठीक है, चलिए हमने दोनों पॉइंट बोल दिया, हमने ये भी बोल दिया कि वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, और हमने ये भी बोल दिया कि तब भी वो यूज होते हैं। और तीसरा पॉइंट, क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? तो हम बोलेंगे यस दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बट दे हैव टू बी मॉडिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन। तो कंक्लूजन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द मैनेजमेंट इज नॉट a pure science, it is not as rigid as physics, chemistry, bio, it is a soft science or it is a social science। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, आइए अब एक बार जल्दी से इसको रीड करते हैं अपने नोट्स में से। कम टू पेज नंबर 1.6। 1.6 में आइए, साइंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, अंडरलाइन करिए, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज that explains certain general truths or the operation of general laws। The basic features of science are as follows। पहला, systematized body of knowledge, principles based on experimentation and universal validity। यहाँ पे स्लैंग लिखिए, some people are unique, SPU को कैपिटल में लिखिए, some people are unique, SPU। ओके, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अंडरलाइन करिए कॉज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, द फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब होता है द कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन से हमने डेवलप किए, अंडरलाइन करिए ऑब्जर्वेशन, एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, मतलब लैब में बार बार उसको करके हमने कंक्लूड किया। यूनिवर्सल वैलिडिटी, द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। Based on above features, we can see that management has some characteristics of science। अब आप एक एक करके हम उसको रिलेट करेंगे। पहला, management has systematized body of knowledge, it has its own theory and principles that have developed over a period of time। Like science, management also has its own vocabulary of terms and concepts। For example, managers communicate with each other with the help of common vocabulary for a better understanding of the situation। ठीक है, आगे चलते हैं। The principles of management have evolved over a period of time based on experimentation and observation in different types of organization। However, since management is dealing with human beings and human behavior, the outcome of these experiments is not capable, underline करिए, not capable of being accurately predicted। वो बहुत ज्यादा accurate नहीं है जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं।
But despite of these limitations, management scholars have been able to identify certain general principles of management, like the principles of Taylor and Fuhr, जो next chapter है. And third, since the principles of management are not as exact as the principles of science, their application is not universal. हम बोलेंगे या तो not universal या बोलेंगे they have to be modified. They have to be modified according to situations. However, they provide managers with certain techniques and they are also used for training. तो आप ये लास्ट की दो लाइनें कट कर दीजिए. However से लेके however they are provide managers वाली लाइन कट कर दीजिए. सिर्फ given situation तक लिखिए. तो अब कंक्लूजन पे आते हैं. What is management? Management is an inexact science or soft science. It is neither as precise nor as comprehensive as pure sciences like physics and chemistry. तो अगर आपका क्वेश्चन आता है, is management a pure science? तो आपका आंसर होगा no, management is not a pure science. समझ में आ गई बात? ओके बच्चों, अब ये ना 5 नंबर का क्वेश्चन है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट भी 5 नंबर का है, मैनेजमेंट इज एन साइंस भी 5 नंबर का है. एक बार मेरे को पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, 10 साल में एक बार क्वेश्चन आया था कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस एक्सप्लेन. मेरे को नहीं लगता आपके साथ ऐसा होएगा, लेकिन अगर आ जाए तो आपको क्या करना है. अगर तो वो 1 मार्कर में आता है मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, तो यस मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस. व्हाई? क्योंकि जो थ्योरी पार्ट होता है मैनेजमेंट का वो साइंस है और जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है वो आर्ट है. अगर ये 1 मार्कर में आ जाए तो ये आंसर है. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए या 6 नंबर में आ जाए तो आपको क्या लिखना है? आपको पूरा आर्ट लिख के आना है, पूरा आर्ट लिख के आना है, फिर पूरा साइंस लिख के आना है. ये तभी होएगा जब आपकी किस्मत बहुत खराब है. ठीक है, पहले पूरा आर्ट लिख के आना है, फिर पूरा साइंस लिख के आना है और फिर कंक्लूजन भी आपको 2 पैराग्राफ की लिखनी है. तो देखिए उसी के नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस. इसमें जो आपका है फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट को रखिए, सेकंड एंड फोर्थ को कट कर दीजिए, सेकंड एंड फोर्थ को कट कर दीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड को रखिए. तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूरा मैनेजमेंट एज आर्ट लिख के आओगे, फिर पूरा मैनेजमेंट एज साइंस लिख के आओगे और फिर कंक्लूजन की ये 2 लाइनें लिख के आओगे. Yes, management is a combination of organized body of knowledge. Underline करिए, organized body of knowledge, that is science, and skillful application of this knowledge, that is art. And third line, thus management is both science and art as it uses certain principles and requires continuous application of these principles. यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है? तो आज वैसे मेरा टारगेट 3 क्वेश्चंस का था, लेकिन नहीं, आज हम 2 ही करेंगे, आर्ट एंड साइंस, क्योंकि प्रोफेशन थोड़ा बड़ा भी है और मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा हो जाए और याद ना हो. तो अब आप सुनिए मेरी 2-3 अनाउंसमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो अनाउंसमेंट ये है कि बच्चों आप लोग अपना होमवर्क सेंड करोगे और आपका होमवर्क है आपको पूरा आर्ट एंड साइंस. सहज इसको बंद कर दे फोन को, सहज. हाँ अच्छा, इसमें देख, पूरा आर्ट एंड साइंस आपको एक बार लिखना है पूरा डिटेल में. ये नहीं कि सिर्फ हेडिंग लिखनी है, पूरा डिटेल में लिखना है एक बार. ठीक है, हो जाएगा? तो आपको याद करना है और जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको बोली है उस प्रेजेंटेशन से आर्ट एंड साइंस का क्वेश्चन एक बार, सिर्फ एक बार. ये कल तक हो जाएगा, पहली बात. दूसरी बात, कल हम क्या करेंगे? कल हम करेंगे प्रोफेशन और हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे. ठीक है, प्रोफेशन एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कल ये 2 चीजें करेंगे. कल हमारी क्लास 2 o'clock है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 2 मेरे हिसाब से ये टाइम सही है. अभी एक थोड़े दिन यही सही है जब तक आपके स्कूल की भी क्लासेस नहीं हो रही होगी. सैटरडे 11 AM एंड संडे 2 PM. ठीक है, और 1 मतलब 1.25 घंटे की क्लास हुआ करेगी, 1 घंटा 15 मिनट. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कल 2 बजे. तो आप कल 2 बजे से पहले मेरे को अपना, मतलब कल नहीं, आज रात तक अपना होमवर्क सेंड करेंगे. कल हम अपना आगे बढ़ेंगे, प्रोफेशन करेंगे और अपना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे. अगर आपका कुछ भी टॉपिक मिस हो गया तो आपको रिकॉर्डिंग शाम तक मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. ठीक है, ठीक है, कुछ किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, एक जिस बच्चे का वो मिस हुआ था प्रेजेंटेशन को मैं अभी शेयर कर रहा हूँ. दूसरी बात बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों की भी प्रॉब्लम चल रही होगी, बट प्लीज थोड़ी फीस की जो भी इंस्टॉलमेंट्स है आप प्लीज पे करते रहिए. ठीक है ना? प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है. ऑनलाइन ही पे करनी है, कहीं आपको आना नहीं है. तो ये नहीं कि सारी पे करनी है, जो भी आप एक कन्वीनियंट आप पे कर सकते हो, जितना भी आप कन्वीनियंटली पे कर सकते हो, प्लीज अपनी फीस को भी पे करते. ठीक है बच्चों? ओके, तो चलिए, अगर आप में से अब किसी को कुछ पूछना है वो रुक जाइए, अदरवाइज आप जा सकते हैं. वी आर मीटिंग टुमारो एट 2 PM. आप लोगों को अपना होमवर्क मेरे को आज शाम तक PDF बना के भेजना है. ओके बच्चों, बाय बाय. किसी को कुछ पूछना है वो रुक जाइए. सर हाँ, 1 सेकंड बच्चों.